सभी को मेरा प्रणाम। सेमेस्टर 2 का जो अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। फिर से एक बार ये पेपर 1.5 घंटे का है, 40 अंकों का है और 10 मिनट का समय निर्धारित है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र के 2 भाग है, पार्ट ए, पार्ट बी, और सभी आपको लिखने अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न है, आत्म अनुशासन के गुण को अपना कर ही हम, जैसा कि प्रश्न से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रश्न है, आत्म अनुशासन के गुण को अपना कर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पंक्ति दी गई है। तो कई सोपानों पर, कई जगहों पर, जीवन के पग पग पर हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है। हमें अपने आप को कंट्रोल में रखने की जरूरत पड़ती है, अपने आप को नियंत्रण में रखने की जरूरत पड़ती है। हम अपने इमोशंस को, भावनाओं को नियंत्रण में रखकर जब सही पथ पर अपने आप को हम पुश करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, उसे ही कहते हैं हम आत्म अनुशासन। तो प्रश्न के अनुसार मैं थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स देना चाहूंगी कि आत्म अनुशासन, जैसा कि आपको पता है, हम एक भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। हम जब आप प्रस्ताव लिखते हैं तो प्रस्ताव की जो शब्द सीमा है वो है 200 शब्द। तो उसमें से जैसे जो कारक चिन्ह है या फिर जो विभक्तियां हैं या प्रपोजिशंस है, तो ये सब काउंटेड नहीं होते उसमें। में, से, पर, ये सब हम नहीं गिनते उसमें। 200 शब्द मतलब शब्द, प्रॉपर जो वर्ड्स हम लिखते हैं, हम उसकी बात वहां पर करते हैं। तो इस प्रश्न पर आते हैं। आत्म अनुशासन, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे इसमें। भूमिका क्या है इसका, आपको ये शब्द नहीं लिखना है। भूमिका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो आत्म अनुशासन का आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको यहाँ पर बताना है कि आत्म अनुशासन क्या है। तो आप वहां पर लिखिए, आत्म अनुशासन का अर्थ है आत्म नियंत्रण। चैनल को जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सेमेस्टर 2 के मैंने जितने वीडियोस अपलोड किया, अगर उन वीडियोस को भी अगर आप देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपको सेमेस्टर 2 में 40 में 40 अंक मिलेंगे। इसके मैं आपको 39 तो कहीं गया ही नहीं है आपका, इतने मार्क्स, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। लेकिन प्रोवाइडेड आप सुनिए, समझिए ध्यान से और उसको फॉलो कीजिए। तो हमारा जो अगला ये जो प्रश्न है कि आत्मनियंत्रण मतलब होता है आत्मशक्ति, हमारी अपना विल पावर और खुद को नियंत्रित करने का एक तरीका, उसे हम कहते हैं आत्मशक्ति। और ये जो आत्मशक्ति होती है, यह सफलता प्रदान करने में, हम उसके किसी के प्रेशर में आकर के सही काम करेंगे तो उस दिन तो हम सही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्वानुशासित हैं, अगर हम स्वानुशासित हैं तो किसी के प्रेशर में आकर हम सही काम नहीं करेंगे। हमें सही काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो सही है। ओके, तो फिर से एक बार मैं बताऊं आपको यहाँ पर कि स्वानुशासन, एक मिनट, यह एक मतलब इसका अर्थ है आत्मनियंत्रण, जो हमें क्या करता है, यह हमें विल पावर देता है, हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं इसकी, हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। और ये सिर्फ आपके इस पहले ऐसे के लिए ही जरूरी है ऐसा नहीं है, ये आपके जीवन में भी आपको लागू करना है, ये जीवनोपयोगी है ये। तो यह एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और उपयोगी कौशल है, स्किल है, या हम कह सकते हैं कि स्वानुशासन या आत्म अनुशासन जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है, सर्वोच्च कला है। जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। और इस कला को, इस स्किल को जिसने प्राप्त कर लिया, वो सफलता की सीढ़ियां आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बातें लिखिए आप वहां पर और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए इसका। प्रत्येक इंसान के पास यह कला जरूर होनी चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति के पास, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, और यह एक ऐसा संस्कार है जो माता पिता को बचपन से ही बच्चों में इस संस्कार के बीज बोने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास यह कला होनी चाहिए। फिर माता पिता को बचपन से बच्चों में इस कला मतलब स्वानुशासन या आत्म अनुशासन के बीज को बोने चाहिए। और एक और बात हम यहाँ लिखेंगे कि आत्म अनुशासन यह एक प्राकृतिक गुण होता है। लेकिन अगर देखिए, कई गुण ऐसे होते हैं जो हम में नहीं होते हैं, लेकिन हम उस गुण को दूसरों से सीख सकते हैं। और एक बोझ के समान नहीं सीखना है, बल्कि स्वाभाविक रूप से इसे हमें प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है हमें? क्योंकि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। तो कुछ लोगों में यह प्राकृतिक रूप से होता है और कुछ लोग अपने प्रयासों से इसे प्राप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहता है, अपने भावनाओं के नियंत्रण में रहता है, दूसरों के बहकाने में नहीं आता है, दूसरे उसे भड़काते हैं, उसे क्रोध दिलाते हैं, क्रोधित करते हैं, लेकिन उसके बाद वह क्रोध नहीं करता क्योंकि उसके पास संयम है, धीरता है उसके पास। तो वह क्या है? वह आत्म अनुशासन का गुण उसने अपनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम भूमिका और पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे। तो अगर आत्म अनुशासन, सपोज हम आत्म अनुशासन हम अगर ये करते हैं, आत्म अनुशासन हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं आत्म अनुशासन? आत्म अनुशासन हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। अगर मैंने निर्धारित किया है कि मुझे एक धावक बनना है, मुझे दौड़ में विश्व में अपना नाम विश्व के, जैसे उसैन बोल्ट है, उस स्तर पर अपने नाम को मुझे लाना है, अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाना है। तो यह अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें आत्म अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। हमें कम से कम जीवन में उतने घंटे में अभ्यास करने ही पड़ेंगे, सुबह जागना ही होगा, दौड़ना ही पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं आत्म। तो जीवन में अगर हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आत्म अनुशासन हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह स्पष्ट विचार देता है कि हमें क्या हासिल करना है, हमें क्या प्राप्त करना है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें किन कदमों को बनाना है, किन कदमों पर हमें चलना है। तो यह एक प्रेरक शक्ति के रूप में, एक इंस्पिरेशनल पावर के रूप में, प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। यह एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। उसके बाद है कि आप आत्म अनुशासन आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप एक दिनचर्या बनाइए, आप डिस्ट्रैक्शन से, विकर्षणों से दूर रहिए। टेलीविजन पर है, मोबाइल फोन, इसको एक लिमिटेशन में रखिए, एक सीमा में रखिए। अगर आप देखिए, सीमा से तोड़कर जो नदियां होती है, नदियां एक फ्लो में बहती है। सोचिए, अगर नदियां अपने सीमाओं को तोड़कर अगर बाहर निकलने लगती हैं तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ क्या करता है? बाढ़ लाता है तबाही। वैसे ही जब हम अपने अनुशासन को, अपनी सीमाओं को हम तोड़कर बाहर निकलते हैं तो हम अपने लिए तबाही लेकर आते हैं। फिर अगर हम अनुशासन मतलब स्वानुशासन को हम अपनाते हैं तो यह हमें विफलता से दूर रखता है, हम में हार न मानने की क्षमता को विकसित करता है। हार न मानने की क्षमता को विकसित करता है। तो आत्म अनुशासन थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें कि हम सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन को हम अपने आप में विकसित नहीं कर पाते, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन एक बार अगर हम अनुशासित होकर सही रास्ते पर हम जब चलने लगते हैं तो यह हमारे लिए श्रेष्ठ इनामों को लेकर आता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में स्वानुशासन का बहुत महत्व है। जीवन में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो अनुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन को हमें अपनाना ही होगा। आज का हमारा जो दूसरा प्रस्ताव है, बदलते वक्त के साथ संस्कृति और सभ्यता भी बदल जाती है। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बता सकते हैं कि पहले कैसी संस्कृति थी, आज हम किस कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष वाली बात है, बच्चे अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके पक्ष मतलब इस प्रकार के प्रस्ताव को आप नहीं अटेम्प्ट कीजिए, मत अटेम्प्ट कीजिए इस तरह के प्रस्ताव। तीसरा है, मित्रता एक अमूल्य भाव है, यह प्रत्येक संबंधों को विशेष बना देती है। तो मित्र का चुनाव करते समय आप किन किन बातों को ख्याल में रखते हैं? प्रत्येक अपने प्रिय मित्र के किस गुण के कारण आपने उससे मित्रता की थी? अपने विचार प्रस्ताव के रूप में लिखिए। मैंने मित्रता के ऊपर ऑलरेडी एक प्रस्ताव मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो आप ना प्रत्येक ये जो इसमें जो ये है निर्देश के जो वाक्य दिए गए, उन सभी वाक्यों को आप ध्यान से देखिए और उन सभी वाक्यों पर आप टमाटर का क्या भाव है, तो ये वो वाला भाव नहीं है। यहाँ पर भाव का अर्थ है इमोशन। तो मित्रता एक अमूल्य भाव है, अनमोल भावना है मित्रता। तो यहाँ पर आप शुरू करेंगे, क्यों अनमोल भावना है? बचपन से जब आप जन्म के बाद जब आप अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, तब आप किसी के रूप, रंग, जाति और अमीरी और गरीबी को देखकर मित्र नहीं बनाते उस समय। बस कोई आपको अच्छा लगा, उसके विचार आपको अच्छे लगे, आपकी उससे दोस्ती हुई, मित्रता हुई और उस भावना में आप बंध गए। ठीक, उस भावना से आप बंध गए। इसीलिए मित्रता एक अमूल्य भाव है। तो व्यक्ति के जन्म के बाद से वह अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बात व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता है। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके व्यक्ति अपने सच्चे मित्र के साथ ही अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मित्रों की बहुत अनमोल भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वह अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है। तो हम आते हैं अब इसमें सेकंड वाले गाइडलाइन पर। मित्र का चुनाव करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? देखिए, वैसे तो मित्र का चुनाव हम करते नहीं, मित्र अपने आप हमारे बन जाते हैं। तो जैसे हमारे विचार, अगर मैं क्रिकेट पसंद करती हूँ, अगर मैं हॉकी खेलता है कोई व्यक्ति, तो वैसे जो दोस्त खेलते हैं, जो दोस्त पढ़ने में ज्यादा ये रखते हैं, विश्वास करते हैं, पढ़ाई ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, तो वैसे मित्र अपने आप बन जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या उनके दोस्त, उनके मित्र ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ, अच्छे दोस्त के संपर्क में रहकर वे भी अच्छा करने लगते हैं, ये अलग बात है। हम आते हैं इस गाइडलाइन पर कि मित्र का चुनाव करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो मित्र का चुनाव करते समय हमें बहुत सोच समझकर मित्र का चुनाव करना चाहिए। हमें स्वार्थ में आकर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए और मित्र का चुनाव करते समय हमें यह देखना चाहिए कि वह ईमानदार है, वह मित्र ईमानदार है, उसके पास भले ही पैसे हो या ना हो, उसके पास एक अच्छा घर हो या ना हो, उसके पास गाड़ी हो या ना हो, पर उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। उस मित्र की नीयत अच्छी होनी चाहिए, सूरत पर न जाए बल्कि हमेशा सीरत पर जाए, इसीलिए कहा जाता है। वह मित्र आपका अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए, हमेशा मुंह लटका कर बैठा रहे, खुद भी गुस्से में है और दूसरों को भी दुखी कर रहा है। तो आप ऐसे लिखिए कि मैं इन बातों को ध्यान में रखता हूं जब मैं अपने मित्र का चुनाव करता हूं। तो और भी आप इसमें से बहुत सारी और भी बातें लिख सकते हैं, जो पढ़ाकू हो, जिसका जो खेलने में बहुत अच्छा हो, आप इन सब बातों को लिख सकते हैं। फिर अगला गाइडलाइन पर हम आते हैं कि अपने प्रिय मित्र के किस गुण के कारण आपने उससे मित्रता की थी। तो जो आप अपने यहाँ पर आप अपने प्रिय मित्र का नाम लिखिए कि मेरे प्रिय मित्र का नाम राहुल है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। मेरे प्रिय मित्र का नाम रवि है, राहुल है, कुछ भी नाम आप लिखिए।
वह हमेशा पग पग पर मेरी मदद करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गृह कार्य करना कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, तो वह मुझे याद दिलाता है कि कल के दिन मुझे यह गृह कार्य करना है। और धीरे धीरे हम वैसे तो सहपाठी थे, पर हम कब गहरे मित्र में बदल गए यह मुझे पता ही नहीं चला। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अपने विचारों को प्रस्ताव के रूप में, तो ये आप इन गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखिए, और फिर आप आसानी से 2-3 पैराग्राफ्स यहाँ पर आप कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ्स आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो मित्र का चुनाव करते समय आप देखिए, मित्रता सच्ची हो तो जान देती है, और समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। मित्रता अगर सच्ची हो तो जान देती है, और समुद्र में गिरे आंसू भी पहचाने। तो मित्रता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कई बातें अपनी सबके साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में हमारे जो मित्र होते हैं वे हमें संभालते हैं। तो अच्छे मित्र हमें कभी खोने नहीं चाहिए। अपनी मूर्खता से, कई बार जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वे अपनी मूर्खता से अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने अच्छे मित्र खो देते हैं। तो अपनी मूर्खता से हमें अपने अच्छे मित्र को कभी भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे मित्र जितनी बार भी आपसे रूठ जाएं, उन्हें मना लो। जैसे मोतियों की माला के टूट जाने पर आप उन्हें बार बार पिरोते हैं, क्योंकि वे मूल्यवान हैं। इसी तरह से जो मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, आपके सच्चे मित्र हैं, अगर वे रूठ गए हैं तो उन्हें मनाइए। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्रों का चुनाव सदैव सोच समझ कर करना चाहिए, और सच्चे मित्र का उपहास करके उन्हें खोना नहीं चाहिए, और काम निकालने वाले मित्रों से दूर रहना चाहिए। आप समझिए, आप पहचानिए कि कोई ऐसा मित्र भी होता है जो देखने में बहुत अच्छा हो, बहुत स्मार्ट हो, एकदम ऐसा लगे आपको कि भाई अभी जब मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होने वाला है, प्रतियोगिता होने वाली, तो यही बस बनने वाला है मिस्टर या मिस इंडिया। वो बहुत अच्छा है देखने में, बहुत अपीलिंग है, बहुत आकर्षण है उसमें। लेकिन वे सिर्फ ऐसे मित्र अधिकांशतः सिर्फ काम निकालने वाले होते हैं, और जब काम निकल जाए तो दूध में गिरे मक्खी, चाय में गिरी गिरी मक्खी के समान आपको निकाल करके भी फेंक देते हैं। तो ऐसे मित्रों से हमें, भगवान ईश्वर बचाए, ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो मित्र जो होते हैं वे हमारे लिए भावनात्मक सहायता हमें प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हमें मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इसीलिए मित्रता एक अमूल्य भाव है। ये यहाँ पर हमने लिख लिया इसको। अब हम अपने चौथे प्रस्ताव की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ लिखा है मौलिक कहानी, मतलब आपकी ओरिजिनल स्टोरी ही होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ कहानी नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं ये बता दूंगी। आप अपने आसपास देखिए, अपने माता पिता को देखिए, या कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल प्रेरक व्यक्तित्व आपको नजर आता है, तो आप उस पर अपनी कहानी को, की लाइनों को, वाक्यों को वहां पर आप फ्रेम कीजिए। जानिए कि मन के हारे हारे इंसान मन से हारता है, ठीक है। और अगर आप मन से, अगर आपने सोच लिया, विल पावर अगर आपने बना लिया, तो ये जो हमारा विल पावर है यही हमारे काम आता है। तो जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव होते हैं। हम मन से हारते हैं और मन से जीतते हैं। अर्थात हम किसी कार्य के शुरू करने में ही पहले ही हार मान लेते हैं तो हम सचमुच ही हार जाते हैं। लेकिन अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब हम जूझते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास, ये जो हमारा आत्मविश्वास है, यह कई गुना बढ़ जाता है। और इसके बाद जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तब यह जो खुशी होती है यह कई गुना हो जाती है। इसीलिए हमारी जीत या हार को कोई तय नहीं कर सकता, ये खुद हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा जीत या हार, हमारी जीत या हार, ये हमारे ऊपर निर्भर करती है। तो आप कहानी आप लिख सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो जीवन में हार मान चुका था। वह जिंदगी में जो कुछ भी करता था उसको अपनी हार पहले ही नजर आ, उसको लगता था कि अरे मैं ये तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ये काम मुझसे होगा ही नहीं। तो इसीलिए उसके विद्यालय में अध्यापक और अन्य विद्यार्थी भी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उससे जब भी कोई कुछ पूछता था कि तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ आगे बढ़ना है, तो उसका यही जवाब होता था कि मालूम नहीं मुझे।
और वह अक्सर जब उसे वो मतलब बहुत ही डिप्रेशन तनाव में भी वह रहता था और रोता भी था। एक दिन उसकी सिसकियां सुनकर एक व्यक्ति जो कि दृष्टिहीन था उसके पास आया और पूछा, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? राहुल ने उस व्यक्ति को अपना नाम बताया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वह आदमी जोर से हंसा और वह बोला, तुम्हें पता है, जब मेरा जन्म हुआ था और लोगों ने मुझे देखा तो लोगों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी, क्योंकि बचपन से मेरी आंखें नहीं थी, मैं दृष्टिहीन था और जन्मांध हुए। तो उन्होंने मेरे माता पिता से ऐसी ऐसी बातें कही जिसको मैं आज जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने मेरे माता पिता से यह कहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे अनाथालय में भेज दे। तो लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने मुझे एक स्पेशल विशेष स्कूल में भेजा, मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं कॉलेज में प्रवेश के लिए गया तो कॉलेज के प्रशासन ने मुझे मतलब एडमिशन लेने के पहले मेरी कई तरह से मेरी परीक्षा ली, और फिर मैंने स्कॉलरशिप पर और ग्रेजुएशन पढ़ा की डिग्री प्राप्त की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और उसके बाद जब मैं वापस आया, मतलब उस यूनिवर्सिटी से जब मैं वापस आया, तो मुझे लगा कि अरे नेत्रहीन होने के कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देना चाहता। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा था या मेरे पास कोई अनोखा आइडिया था। मैंने कंपनी इसलिए शुरू की क्योंकि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि वो कोई मुझे नौकरी देना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज अपनी कंपनी के जरिए मैंने अपने जैसे कई हजारों लोगों को, मतलब मैंने हजारों लोगों को मैंने नौकरी दी है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राहुल ने पूछा कि आप अपनी कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? वो आदमी बोला, जैसे आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वैसे ही जिंदगी भर लोगों ने मेरी भी निंदा की, मेरा ही मजाक उड़ाया। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि मैं हारूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और जब दुनिया मुझे नीची नजरों से देखती थी और यह कहती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तब मैं, हालांकि मेरी आंखें नहीं थी, फिर भी ऐसा लगता था कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा हूँ कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए हिम्मत मत हारो। दुनिया क्या कहती है इस बात की परवाह मत करो, क्योंकि दुनिया को तो बोलना है, क्योंकि बोलना उनका काम है। तो इसीलिए इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम मन से हार जाते हैं तो हार जाते हैं, और मन से अगर हम जीतते हैं तो हम जीत जाते हैं। इसीलिए जुझारू बनिए और जीतने की अपनी इच्छा को बनाए रखिए। कहानी का एक टाइटल भी आप जरूर दीजिए। इसके बाद इस चित्र को आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना या कहानी लिखिए। आपके लेख का सीधा और स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। चित्र बहुत ही ब्लरी है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हमारे देश के गणतंत्र दिवस के ऊपर है यह चित्र, उस पर आधारित है, तो आप इस पर एक कहानी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। सिर्फ पत्र का विषय पढ़ रही हूँ, वो भी इनफॉर्मल। आपकी नानी जी बीमार है, 8 अंकों का यह पत्र लेखन है। आपकी माँ नानी जी की देखभाल करने दिल्ली गई हैं। अपनी माँ को पत्र लिखकर नानी जी का हालचाल पूछिए और उन्हें बताइए कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की समुचित देखभाल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको अपनी माता जी के नाम पर पत्र लिखना है। आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श, ये मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। और उसके आधार पर आप अंत में आप लिखेंगे आपकी बेटी या आपका बेटा। अब साहित्य सागर। साहित्य सागर के इन सभी प्रश्नों का, अरुणा का परिचय आपको पता है, अरुणा कौन है? अरुणा चित्रा के साथ छात्रावास में लगभग 6 वर्षों से रह रही है। वह समाज सेविका है। बच्चों को, जो बच्चे अनाथ हैं या फिर जो बच्चे मतलब जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं, उनको पढ़ा लिखा करके वह उनकी मदद करती है, और अब बिल्कुल मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करती है। तो ये 2 कलाकार से लिया गया है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। दूसरा प्रश्न, बाबू श्यामला कांत के परिवार के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि के कौन-कौन से कारण बताए गए हैं? तो ये मैंने ऑलरेडी कल के का एक मेरा वीडियो देखिए, और उन वीडियोस में सारे आंसर्स आपके उसमें दिए गए हैं। मेरे ख्याल से कुंवर उदय सिंह का पाठ का पन्ना, ये अंतिम प्रश्न, बरगद का वृक्ष कहाँ लगा होता है उसकी तुलना, ये भी उसमें दिया गया है। मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए और जरूर आप लिखित अभ्यास आप जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।